बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय भी पढ़ रहे हो उसका विशेष। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास। तो आज का क्लास में क्या है, लेक्चर 5 में, जिसमें हम लोग आज जो है भर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग का हो चुका है काफ़ी चीज़ें, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया हम लोग का सेंटेंस हो गया, हम लोग का नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया। आई होप कि पढ़ रहे होगे और रिवीजन कर रहे होगे और थोड़ा मस्ती भी कर रहे हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वर्ब। उससे पहले में एक डिस्क्लेमर है कि देखिए, लास्ट क्लास में 5 यानी कि प्रोनाउन ख़त्म किए थे। आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, आप लोग का कोई बच्चा सोचा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है भैया, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिस पे एक अच्छा लेक्चर आएगा। तो अभी नहीं, पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, तब उसके बाद में मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। एक अच्छा यूज़ है, एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट है, एग्ज़ाम में आता है 1-2 क्वेश्चन इस पर, तो ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ देंगे। तो नाउ स्टार्ट हम लोग वर्ब से करते हैं। क्या है वर्ब? वर्ब कोई भी काम करते हैं। वर्ब जो होता है 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। इट डील्स विथ एक्शन, पोजीशन दैट इज कॉल्ड, उसको हम रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन, एंड स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। वर्ब क्या है? इट डील्स विथ एक्शन, पोजीशन या रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में ये बात करता है। कौन? दिस इज वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब बहुत ही सिंपल है, ये 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। ओके, इट टॉक्स अबाउट एक्शन, पोजीशन या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है। आपको याद होगा, अगर हम ओवरव्यू कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो वहाँ पे आपको मैं वर्ब पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैं इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, एक्शन क्या होता है समझिए। एक्शन वो वाला साउथ वाला मूवीज़ नहीं, हॉलीवुड वाला एक्शन मूवीज़ नहीं जिसमें बहुत खतरनाक एक्शन होता है, या बॉलीवुड वाला मूवीज़ नहीं जहाँ पे बहुत खतरनाक मारधाड़ होता है, जहाँ पे एक पंच मारा तो 2 किलोमीटर चला गया, ऐसा वाला नहीं होता। एक्शन का मतलब क्या? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। आप पढ़ रहे हो, वो भी क्या है? एक एक्शन हुआ ना। आप रनिंग कर रहे हो, वो भी एक एक्शन हुआ। आप लिख रहे हो, वो भी एक्शन हुआ। समझ रहे हो? आप कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आपका बॉडी इन्वॉल्व हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो ना, उससे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। तो देखिए यहाँ पे, तो बात करते हैं सबसे पहला एक्शन का, ठीक है। तो एक्शन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे आप क्या हो, इन्वॉल्व होते हो, जिसमें आपका बॉडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसे एक्शन 2 तरह का होता है, एक विजिबल एक्शन, है ना, एक विजिबल एक्शन और एक इनविजिबल एक्शन। ओके, एक विजिबल एक्शन और एक इनविजिबल एक्शन। एक ऐसा एक्शन जिसे हम आँखों से देख सकते हैं उसे हम विजिबल एक्शन बोलते हैं, और जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते हैं उसे हम इनविजिबल एक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स कि क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो एक्शन मैं कर रहा हूँ वो आप आँखों से देख सकते हो ना। कोई रनिंग कर रहा है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। कोई किसी तरह का काम कर रहा है, कोई ईटा को ढो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड, वो भी एक एक्शन कर रहा है। कोई स्कूल जा रहा है ना, वो भी एक एक्शन जो आँखों से देख सकते हैं। कोई किसी तरह का काम कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा हो, वो खेलने का काम कर रहा हो, वो चलने का काम कर रहा हो, घर का कोई भी काम हो जहाँ पे आप कपड़ा खींच रहे हो, है ना, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वो एक एक्शन है, वो आंखों से आप देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्या? विजुअल एक्शन। मीन्स दोज एक्शन विच कैन बी सी, वैसा एक्शन जिसे हम देख सकते हैं उसे हम विजुअल एक्शन बोलते हैं। बट इनविजिबल एक्शन एक ऐसा एक्शन जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल एक्शन। जैसे आप सोचते हो, थिंकिंग, देख सकते हो उसे? नहीं। आप किसी से गुस्सा हो, उस चीज़ को देख सकते हो? नहीं। आप किसी से नफरत करते हो, उस चीज़ को देख सकते हो? नहीं। आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, उस चीज़ को देख सकते हो? नो। आप मान कर चलो, आप बहुत गहरा विचार में, आप डिप्रेशन में हो,
उसे कोई देख सकता है? नहीं दिखता है ना, ऊपर से सब नॉर्मल, अंदर में पता होता है ना। तो दो एक्शन होता है, एक विजुअल एक्शन और एक इनविजिबल। विजुअल एक्शन जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इनविजिबल एक्शन जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। समझ गए? दैट मीन्स कि दोज एक्शन which can be seen, जिसे देखा जा सकता है। those action which can not be seen, है ना? sorry, which cannot be see. those action which can be see, those action which cannot be see। एक ऐसा एक्शन जिसे हम देख सकते हैं उसे विजिबल एक्शन बोलते हैं, एक वैसा एक्शन जिसे हम देख नहीं सकते उसे इनविजिबल। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अगर मान कर चलो इसको एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे प्ले खेलना, जैसे टीच यानी पढ़ाना, जैसे रन जैसे दौड़ना, है ना, जैसे डिग जैसे कोई चीज़ को खोदना, एक्सेट्रा। ये सब जो हो गया आपका विजुअल एक्शन है। आप किसी को खेलते देखे, कोई भी स्पोर्ट्स, वो कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, हॉकी हो, एनी गेम, ओके, विच कैन बी सी, जिसे हम देख सकते हैं, वो होता है प्ले। खेलते हुए देख सकते हो ना, टीच पढ़ाते हुए देख सकते हो, जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, आप देख सकते हो, रन दौड़ते हुए देख सकते हो, डिग किसी को गड्ढा खोदते हुए देख सकते हो, वो हो गया ना। अब बात करते हैं इनविजिबल एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसे हम देख अपनी आंखों से नहीं सकते। जैसे में एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल में जैसे थिंक, आप सोचते हो, आप बहुत गहराई में सोचते हो, पॉन्डर, आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी से लव करते हो, समझ रहे हो, आप किसी को हेट करते हो, एक्सेट्रा। ये सब जो है आपका क्या हो गया, इनविजिबल एक्शन। कि आप जो सोच रहे हो उस चीज़ को कोई देख सकता है क्या? आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप किसी के प्रति नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, है ना, वो चीज़ को कोई देख सकता नहीं। आप पॉन्डर कर रहे हो, पॉन्डर का मतलब बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, वो है पॉन्डरिंग करना। लाइक का मतलब किसी को पसंद करना, आप मन में रखते हो मैं इसे पसंद करता हूँ, डरते बोलने से। लव सुनते हैं सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। तो लव, किसी को हम जब प्यार करते हैं तो वो किसी दिखता है क्या, सबको पता चल जाता है क्या, लव को छिपा के रखता है सब। हेट, सिर्फ माँ का ही प्यार दिखता है। तो हेट, किसी से नफरत करते हैं, तो वहाँ पे भी नफरत जो करते हैं वो हमें दिखता है, किसी को क्या नहीं, उसके मन में वो चलता है कि यार ये इंसान बहुत बेकार है, हमको इससे ना जलन है यार, इसको कैसे टपका दे सीधे। तो ये हो गया आपका क्या, इनविजिबल एक्शन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिसे हम देख सकते हैं वो हो गया विजिबल एक्शन। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। तो वर्ब जो होता है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। इट डील्स विथ, मतलब ये जो है एक्शन, पोजीशन या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो एक्शन का बात हो गया। आप यहाँ से एक्शन ये उतारिएगा, एक्शन ये सब चीज़ें अच्छे से उतार लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं, ये हो गया एक्शन के बारे में। नाउ सेकंड पॉइंट, पोजीशन या रिलेशन के बारे में। पोजीशन या रिलेशन के बारे में आपको पता ही है कि मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। पोजीशन का मतलब अधिकार व्यक्त करना, है ना, हक जाहिर करना, ओनरशिप दिखाना, मालिकाना हक दिखाना, उसे हम पोजीशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी चीज़ें, जैसे मेरा मार्कर हैं, तो ये मार्कर मेरा है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। इसे अगर कोई लेता है तो मैं उसे पूछूंगा, उसे मैं रोकूंगा, कोई भी इसे मेरे से पूछे बिना लेकर जा नहीं सकता। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो पोजीशन का मतलब किसी चीज़ पर हक जाहिर कर रहा है ना, उसे बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन ही जो है वहीं से पॉजिटिव शब्द जो है ना वही है। तो पोजीशन का मतलब मालिकाना हक जाहिर करना। रिलेशन, संबंध बताना। रिलेशन है ना, आपका रिलेशन आपकी मम्मी के साथ क्या है, पापा के साथ क्या है, भाई बहन के साथ क्या है, आपके फैमिली से आपका क्या संबंध है, दैट इज रिलेशन उसका मतलब। तो पोजीशन, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैव
अ बुक, मेरे पास क्या है, एक किताब है। शी हैज़ सम मैंगोज। ओके, दे हैड अ नॉवल, उन लोगों के पास एक क्या है, उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई है, यहाँ पे बुक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक क्या है, एक किताब है। अब बताइए, ये जो मेरे पास बुक है, इस बुक को कोई भी मुझसे बिना पूछे ले जाकर जा सकता है क्या? नहीं। यानी कि इसका रिलेशन मेरे साथ है और इस पे मेरा पूरा अधिकार है ना। इस बुक के साथ में एक मेरा क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक क्या है, पोजीशन का भी बात है। इस पे मेरा पूरा अधिकार है। समझ रहे हो ना। इसका मतलब कि आई हैव अ बुक में ये जो दोनों में, हम दोनों में जो रिलेशन को शो कर रहा है, ये पोजीशन को जो शो कर रहा है, यानी कि जो हम दोनों में से आई और बुक में जो संबंध को स्थापित कर रहा है या पोजीशन को जो बता रहा है, यानी कि मालिकाना हक जो है मेरा, वो कौन से शब्द के कारण से, इस हैव के कारण से। जैसे वैसे यहीं पे भी देखो, शी और मैंगोज के बीच में क्या है, एक रिलेशन है और एक पोजीशन है, लेकिन इसको दिखाने वाला कौन है, ये हैज़ है। दे हैड अ नॉवल, दे हैड अ नॉवल, तो दे और नॉवल के बीच में रिलेशन को शो करने वाला कौन है, हैड है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, एग्जांपल जैसे इसी का लेते हैं कि आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है। तो आई और कार के बीच में तब भी रिलेशन ना बताने का काम कौन कर रहा है, हैव कर रहा है। यहाँ पर हैव यूज एज अ पोजीशन, रिलेशन और पोजीशन के सेंस में हुआ है। अगर यहाँ पे पोजीशन नहीं शो कर रहा है, लेकिन रिलेशन तो शो कर रहा है कि मेरे पास कार ना होने का बात ये बता रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे पास कोई व्हीकल है। जैसे मेरे से कोई बात हुआ मेरे दोस्त से, वो बोला कि पता है मेरे पास एक कार है, मेरा दोस्त बोला, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास एक बाइक हो सकता है, मेरे पास एक साइकिल है, उस तरह से। तो यहाँ पे भी हैव पोजीशन ही शो कर रहा है। नॉट आया है अलग बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैव पोजीशन को ही शो कर रहा है। समझ गए ना। तो यहाँ पे भी इस बात को समझ गए, जो पोजीशन रिलेशन है क्या है। जैसे एग्जांपल लिखे, आई हैव अ बुक, तो आई और बुक के बीच में रिलेशन शो हो रहा है, यानी कि संबंध स्थापित हो रहा है। और दूसरा पोजीशन भी शो कर रहा है, अधिकार भी है इस आई का बुक पे। तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है दिखाने का काम हैव। जैसे शी हैज़ सम मैंगोज, तो यहाँ पे शी और मैंगोज के बीच में एक रिलेशन है, संबंध भी है, और दूसरा इसका पूरा अधिकार है इस मैंगोज पे। और इस चीज़ को बनाए हुए कौन है, ये हैज़। तो यहाँ पे रखा हैज़, हैव और हैड, जो है आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन गया क्या, पोजीशन या रिलेशन वाला वर्ब। समझ गए। आई होप कि हाँ क्लियर हो गया। चलिए ये उतारिए, ये लिखिए और इसको उतारिए जाओ ना। आगे मूव करते हैं। थर्ड, पहला एक्शन, दूसरा पोजीशन और ये रिलेशन, और तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग। तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग। क्या है स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आपका स्थिति क्या, आपका अभी अवस्था क्या, अभी आपका मन का स्थिति, आपका शरीर का स्थिति क्या। आप रेस्ट में हो, आप खुश हो, आप उदास हो, आप गुस्सा हो, आप एक क्या लड़का हो, आप एक लड़की हो, है ना, आप इंटेलिजेंट हो, आप डरपोक हो। वो आपका क्या एक स्थिति बता रहा है ना, एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। जैसे मैं खुश हूँ, दैट मीन्स आई एम हैप्पी। टेक एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो मैं स्टेट क्या है, मेरा स्टेट यानी कि अवस्था, मेरा खुश रहने का अवस्था है। मेरा जो स्टेट मतलब अवस्था जो है वो क्या है, खुश रहने का। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वह कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का। तो उसका अवस्था क्या, एक अच्छा लड़का होने का। शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो बहुत ही मजबूत लड़की है। शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, है ना। दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग
क्या है, इंटेलिजेंट है। इसका मतलब कि क्या है, वे लोग इंटेलिजेंट है। तो उन लोगों का स्थिति क्या होने का है, इंटेलिजेंट होने का। तो आई और हैप्पी है, समझे। मेरा स्थिति क्या है, खुश होने का। इसका स्थिति क्या है, एक अच्छा लड़का होने का। इसका स्थिति क्या है, एक मजबूत लड़की होने का। इसका स्थिति क्या है, एक इंटेलिजेंट होने का। ये सब कौन बता रहा, ये आपका एम, आपका इज़, आपका इज़ और आपका आर, ये जो है आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ गए। तो स्टेट ऑफ बीइंग का भर क्या हो गया, एम, इज़ और आर हो गया। समझ गए। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है आपका स्थिति क्या है, आपका मन का स्थिति, आपका शरीर का स्थिति, आपका क्या है मनोभाव। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वह एक बहुत ही मजबूत लड़की है। दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग क्या हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये क्या, ये जो चीज़ें हैं एम, इज़ और आर, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। आई और हैप्पी के बीच में, ही और गुड बॉय के बीच में, शी और स्ट्रॉन्ग गर्ल के बीच में, दे और इंटेलिजेंट के बीच में। आई होप कि ये क्लियर हो गया, समझ गए ना। ठीक है, ओके। ना आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए वर्ब का हो गया, डेफिनेशन लिख लिए। नेक्स्ट चीज अब देखिए वर्ब का काइंड्स पढ़ाते हैं। ठीक है, पहला लेक्सिकल वर्ब है ना, और दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब, और तीसरा मॉडल वर्ब। समझ गए। देखिए आपको मैं 3 वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा। पहला लेक्सिकल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा मॉडल वर्ब। देखिए वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई, बेसिक को समझने के लिए आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप सेंटेंस बनाना तभी सीख सकते हो जब आपको वर्ब का नॉलेज होगा। अगर आपको वर्ब का अच्छे से जानकारी नहीं होगा, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगा, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक एनी सेंटेंस, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा वर्ब का क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तो वही इसीलिए यहाँ पर हम आपको ये सब वर्ब का काइंड्स पढ़ा रहे हैं। पहला लेक्सिकल वर्ब। इस लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। कौन से वर्ब, मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। समझ गए ना। मेन वर्ब क्यों बोलते हैं, है ना। जैसे देखो मेन मतलब क्या, सिम बोलते हैं ना, एक फैमिली है, मानकर चलो एक 5 लोगों का, एक 5 लोगों का एक परिवार है। तो उस 5 परिवार में एक मेन होता है ना, मेन इंसान होता है, एक मुख्य इंसान होता है जो पूरे घर को संचालित करता है, जो घर को चलाने वाला होता है। में भी आपके मदर हों, वो में भी आपके फादर हों, में भी आपके बड़े भैया हों, में भी आपकी बड़ी दीदी हों, है ना। तो वो जो है घर के मेन लीडर हैं, मेन पर्सन है ना, जो पूरे घर को संचालित करता है। उन्हीं के आसपास में बाकी चीज़ें चलती हैं। अगर वो ना रहे, अगर आपके घर में जो घर चलाने वाले जो मेन पर्सन है, जो मेन इंसान है, मुख्य इंसान, अगर वो नहीं रहे तो घर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। वो रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया से चलते रहेगा। उनके बिना घर नहीं चल सकता, लेकिन आपके बिना उनका ज़िंदगी चल सकता। अगर घर में मानकर चलो कि आपके पापा मम्मी हैं, तो आपका ज़िंदगी अभी फ़िलहाल मम्मी पापा के बिना नहीं चल पाएगा, लेकिन आपके बिना उनकी ज़िंदगी चल सकता है। लेकिन उनके बिना अभी तो नहीं चल सकता। एक प्रैक्टिकल का अगर सोचो, प्रैक्टिकल रूप से, तो उनके बिना आपका ज़िंदगी तो नहीं चल सकता ना मेरा, लेकिन हमारे बिना उनकी ज़िंदगी चल सकती है। प्रैक्टिकल के बारे में अगर सोचते हैं तो समझ गए ना। तो यहाँ पर वही बात है। तो ये जो मेन वर्ब है ना, सेंटेंस में उसी तरह से ही है। सेंटेंस में ये हमेशा अकेले आता है मेन वर्ब। सेंटेंस में ये जो मेन वर्ब है वो हमेशा अकेले आता है ना। कभी भी ये जो है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये अकेले भी आ सकता है। और इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स सहायक क्रिया। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कुछ भी समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल से। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्लेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। आप अगर अच्छे से जानना चाहते हो मेन वर्ब, तो आप समझ सकते हो कि मेन वर्ब उसे बोलते हैं जो एक्शन करता है। आपको याद है 3 चीज़ वगैरह बारे में बताए थे। वर्ब में एक्शन,
पोजीशन या रिलेशन, और तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग। तो जो एक्शन वाले जो वर्ब होंगे ना, जो एक्शन में विजिबल एक्शन और इनविजिबल एक्शन, वो किस में आएंगे, वो मेन वर्ब में आएंगे। जो भी एक्शन वाले जो वर्ब बताए थे विजिबल और इनविजिबल वाला, वो मेन वर्ब में आएगा। समझ गए? जैसे शी थिंक्स अबाउट हिम, वह उसके बारे में सोचती है। तो यहाँ पर आपका थिंक्स क्या होगा, ये भी आपका मेन वर्ब। देखिए तो यहाँ पर प्लेस आपका कौन सा एक्शन हो गया, डायरेक्ट एक्शन। कौन सा एक्शन, डायरेक्ट, यानी कि विजिबल एक्शन, इसको विजिबल एक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे भी थिंक्स आपका क्या हो गया, इनविजिबल एक्शन। खेलते हुए आप देख सकते हो ना, लेकिन इसको देख सकते हो आप नहीं ना, इसलिए। जैसे यहाँ पर लिखें दे, ओके, दे वॉच मूवीज़, वे मूवीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे वॉच यानी देखना, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी चीज़ को, वो भी क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये लोग एक्शन कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे, नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो मेन वर्ब का हम एग्जांपल लिखें कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी थिंक्स अबाउट हिम, वह उसके बारे में सोचती है। दे वॉच मूवीज़, वे लोग मूवीज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। ये हो गया आपका क्या, मेन वर्ब। जो हम अंडरलाइन किया आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। अब एक चीज़ और देखिए, इसी का ही एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल आगे देखिए, इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये है, जैसे आई एम प्लेइंग चेस, ओके, शी इज रनिंग in the morning, okay, Ram has helped me, okay, they had taught us, okay। अब देखिए, आप यहाँ पर अगर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए प्लेइंग आईएनजी लगा है ना, रनिंग आईएनजी लगा है ना, हेल्प्ड ईडी लगा है, और टाउट टी लगा। तो ये जो अभी हम अंडरलाइन किए ना, ये आपका क्या है, आपका मेन वर्ब, आपका ये मेन वर्ब, आपका ये मेन वर्ब, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। और यहाँ पर ये जो एम, इज, हैज और हैड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखें। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब यानी कि लेक्सिकल वर्ब एक वैसा वर्ब होता है जो सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है और सहायक क्रिया के साथ भी आ सकता है। दैट मीन्स कि ये जो मेन वर्ब है वो चाहे तो सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है, और वो तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अकेले आया, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, तो यहाँ पर जो है ये जो मेन वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आया। समझ गए ना? तो याद रखिएगा इस बात को नोट में करके कि जो आपका एक्शन है, एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब जो दो पार्ट में था, एक था विजिबल एक्शन वाला, एक पार्ट था विजिबल एक्शन, एक पार्ट था आपका विजिबल एक्शन, और दूसरा पार्ट था आपका इनविजिबल एक्शन। वो किसका पार्ट होगा, ये जो होगा आपका पूरा जो पार्ट होगा वो होगा, ये होगा आपका लेक्सिकल वर्ब का। ये जो पार्ट होगा आपका पूरा लेक्सिकल वर्ब का, जो भी एक्शन वर्ब होगा जो कि इसमें विजिबल एक्शन हो चाहे इनविजिबल हो, चाहे चलना, दौड़ना, बोलना, खाना, पीना, सोना, सोचना, प्यार करना, ये सब जो भी हो गया, किसी को पसंद करना, किसी को मारना, लिखना, पढ़ना, ये सभी जो हो गया, ये मेन वर्ब में आएगा। किस में आएगा, आपका ये सारा का सारा मेन वर्ब का एग्जाम्पल है। समझ गए? समझ गए ना? मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में या तो अकेले आएगा या तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में। जैसे देखो ये सेंटेंस जो लिखे हैं वो अकेले आया ना, सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली आया, किसी पे ये यहाँ पे है डिपेंडेंट नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखो इस धर वाले में, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो आया लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आया ना,
इसका मतलब कि मेन वर्ब अकेले भी सेंटेंस में आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बहुत है। तो बहुत है तो सिंपल से समझ लेना कि जो भी एक्शन वर्ब है, जो भी एक्शन वर्ब है, वो चाहे विजुअल एक्शन हो या फिर इनविजिबल हो, सभी के सभी आपका किस में आएगा? आपका मेन वर्ब यानी कि लेक्सिकल वर्ब में आएगा। इस बात को समझ गया? आई होप कि इस बात को समझ गया। तो मेन वर्ब तो समझ गया ना? मेन वर्ब जो सेंटेंस में या तो अकेले आएगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। जो भी एक्शन वर्ब हो, चाहे इनविजिबल हो चाहे विजिबल हो, ये इसमें आएगा। चलो नोट डाउन कीजिए अच्छे से, हाँ नोट्स बनाइए प्रॉपर। ऐसे ही क्लास को देख करके चले जाना, ख़त्म, कुछ नहीं मिलेगा। आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, तब आपका बेसिक्स स्ट्रांग होते चला जाएगा। इंग्लिश यहाँ पे रेगुलर पढ़िएगा 6 दिन का 6 दिन ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको इंग्लिश में दिखेगा। समझ गए? चूँकि आपको पता ना कि आपका सारा सब्जेक्ट तो हिंदी में है और एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश में है, जो कि आप सप्ताह में 1 ही 2 दिन पढ़ते हो, लेकिन अगर यहाँ पर आप रोज़ 1 घंटा अपने ज़िंदगी का निकाल देते हो तो कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें कमज़ोर हो तो देना समय बनता भी है ना, जहाँ पे आप कमज़ोर हो वहाँ पे अगर हम टाइम देते हैं तो क्या दिक्कत है? आपका मैथ्स स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, काम कीजिए। आपका फिजिक्स कमज़ोर है, वहाँ काम कीजिए। आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, वहाँ भी काम कीजिए, लेकिन अपना कमज़ोर कड़ी को भी पकड़िए। हम बस अपने स्ट्रांग जोन को पकड़े रहेंगे तो उससे आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, हमें अपना कमज़ोरी को भी तो मजबूत करना पड़ेगा। अगर मान कर चलिए कि आपका इंग्लिश में थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्या हो, लैग बिहाइंड हो, थोड़ा पीछे छूटे हुए हो, तो मेहनत करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे ना वहाँ पे, तब ना ओवरऑल सब कुछ होगा। ऐसा देखिए कि कोई अगर बड़ा सा पेड़ हो जो विशाल हो, पीपल का ट्री देख लो, बरगद का ट्री देख लो, है ना, या फिर बड़ा कोई भी अच्छा ट्री देख लो, तो उसका शाखाएं चारों तरफ फैला होता है ना अच्छे से। ऐसा है कि बस वो सीधा ताड़ के पेड़ से एकदम खड़ा होता है, या फिर एक ही तरफ उसका बढ़िया से रहता है, एक तरफ पूरा झाड़ बना रहता है? नहीं, उसको देखिए तो चारों तरफ पूरा एकदम पत्तियां रहता है, पूरा शाखाएं रहती है। इसका मतलब वो हर दिशाओं में वो काम करती है। तो आपको भी सारा सब्जेक्ट पे इक्वली काम करना पड़ेगा। जो कमज़ोर है ज़्यादा वक्त दो, देखो इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। समझ गए ना? तो इस चीज़ को उतार लो ना। अब इसके बाद में जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक है? वर्ब तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब ना, है ना, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं? ये सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आएगा। इस बात को खास ख्याल रखिएगा कि इट ऑलवेज कम्स इन अ सेंटेंस विथ मेन वर्ब। ओके, इट हैज़ अ ड्यूटी। नाम ही देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये हमेशा मदद करने के लिए आता है। जैसे अगर किसी साम्राज्य में कोई राजा है तो राजा हमेशा अकेले ही सिंहासन पे बैठता है, कोई और उसके साथ बैठता है नहीं। लेकिन जब वो युद्ध लड़ने जाता है तो वो फ्रंट लीड करता है, उसको मदद करने वाले लोग होते हैं, है ना? मदद करने वाले कौन लोग होते हैं? सिपाही लोग होते हैं ना। अगर जीतता है तो किसका नाम होता है? सिपाही का कि राजा का? राजा का नाम होता है ना। तो यहाँ पे सिपाही एज ए, यहाँ पे भी ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मदद करने के लिए आता है, किसका? मेन वर्ब का। समझ रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल में देखो, अभी लिखे थे कि शी इज हेल्पिंग द poor people. She is helping the poor people. Okay, he has completed his novel. उसने अपना नॉवल ख़त्म कर लिया। they had done their homework last night. I am going to Kakolat waterfall.
अब यहाँ पर देखिए, शी इज़ हेल्पिंग द पुअर पीपल, तो यहाँ पर आपका इज़ हो गया, आपका यहाँ पर हैज़ हो गया, आपका हैड हो गया, आपका एम हो गया, ये हो गया आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका हेल्पिंग, हेल्पिंग जो लिखा है आपका क्या हो गया, ये मेन वर्ब। ये जो आपका क्या लिखा हुआ कंप्लीटेड, ये आपका हो गया मेन वर्ब। यहाँ पर जो है लिखा हुआ डन, ये हो गया आपका मेन वर्ब। ये हो गया गोइंग, ये हो गया आपका मेन वर्ब। समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को अच्छे से देखिए, शी इज़ हेल्पिंग द पुअर पीपल, तो यहाँ पर ये जो इज़ है ना, ये जो इज़ है आपका क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये जो हैज़ है क्या, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हैड जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आपका जो एम है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग, कंप्लीटेड, डन और गोइंग आपका क्या है, मेन वर्ब। इसका मतलब कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा मेन वर्ब के साथ में आता है। हमेशा किसके साथ में आएगा, मेन वर्ब के साथ में। ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा। मेन वर्ब का क्या था, मेन वर्ब अकेले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के भी साथ भी आ सकता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की तरह ही आता है, लेकिन ये अकेले भी आता है। यहाँ पे अभी बोल रहे हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ में आता है, लेकिन ये अकेले भी आता है। देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है ना। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है ना। दे आर गर्ल्स, लोग लड़कियां हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इज़, यहाँ पे देखिए इज़, यहाँ पे देखिए आर। क्या इस इज़ के बारे में कोई मेन वर्ब है, नहीं है। इस इज़ के बाद में कोई मेन वर्ब है, नहीं। इस आर के बाद में कोई मेन वर्ब है, नहीं है। इसका मतलब ये आपको लग रहा है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि मैं जो भी बताया भैया आप तो गलत बता दिए। अभी तो आप बोल रहे थे क्या कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी आता है मेन वर्ब के साथ में आता है ना। लेकिन यहाँ तो बिना मेन वर्ब के साथ में आ गया, ये कैसे। तो यहाँ पर ये जो इज़ आ रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब। इसका मतलब क्या, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में आता है। लेकिन अगर वो अकेले सेंटेंस में आता है, अगर वो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले आता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब। समझ गए ना। इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ में ही आता है। लेकिन अगर वो सेंटेंस में अकेले आ गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे घर में आप लोग मम्मी पापा के साथ रह रहे हो ना, तब आपका कोई वैल्यू नहीं, आप एक हेल्पिंग वर्ब, बस मम्मी पापा का हेल्प करते रहते हो। लेकिन मान कर चलो आपके मम्मी पापा चले गए शादी में, कहीं फुआ के शादी में, आप लोग नहीं गए, तो घर का मालिक कौन, आप बन गए। आप तो हो नहीं, लेकिन आप घर के मालिक की तरह बन गए। सब कुछ देखोगे, दूध वाले को पैसा दोगे, सब्जी वाले को पैसा दोगे, घर का पूरा मैनेजमेंट अब आपके हाथ में है ना। तो अभी आप हेल्पिंग वर्ब हो, आप क्या सहायक क्रिया हो, नहीं हो। आप मदद करने वाला अब एक नौकर नहीं रह गए, अब आप एक क्या हो गए, आप एक मालिक बन गए मम्मी पापा के एब्सेंट में। मम्मी पापा नहीं है तब आप मालिक हो गए। तो वैसे यहाँ पे भी ये जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आता है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं होता है और जब सिर्फ ये अकेले आता है तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, वो बिल्कुल आपके तरह मम्मी पापा के एब्सेंट में वो मालिक बन जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी ये मेन वर्ब बन जाता है। समझ गए। जब ये सेंटेंस में अकेले आता है तो क्या बन जाता है, मेन वर्ब। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ।